निर्मल, निर्मल नाम है आपका? जी सर। अच्छा अच्छा, सॉरी, वो आपका ऐड नहीं हुआ था जिसकी वजह से आपको मिला नहीं। अभी हमने जस्ट स्टार्ट ही किया है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, हम लोग ना क्लॉज एंड फ्रेज पढ़ रहे हैं, ठीक है? जी तो सर। क्लॉज क्या होता है? एक सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज दोनों ही एक सेंटेंस का पार्ट होता है। क्लॉज और फ्रेज दोनों ही एक सेंटेंस के पार्ट होते हैं, ठीक है? जी लेकिन सर। क्लॉज में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा और उसका हेल्पिंग वर्ब होगा, उसका हो सकता है मेन वर्ब भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो। लेकिन फिर भी एक सेंटेंस का ना छोटा सा पार्ट होगा, इसका कंप्लीट सेंस नहीं होगा। फ्रेज जो है ना, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है ना, जनरली वर्ब होता है, ठीक है? हाँ। और इसका भी कंप्लीट सेंस नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट जैसे है, इन द ईस्ट, ठीक है? तो इन द ईस्ट, अब देखो मैंने किसी को कहा इन द ईस्ट, पूरब में, तो वो समझ जाएगा। लेकिन पूछेगा ना, सर क्या पूरब में? पूरा कंप्लीट मीनिंग तो नहीं है इसका, मतलब ये फ्रेज है। ऑन अ वॉल, इसमें भी देखो कंप्लीट मीनिंग नहीं है, ये भी फ्रेज है। टू माई डोर, मेरे दरवाजे पर, इसका भी कंप्लीट मीनिंग नहीं है। ऑफ गोल्ड, इसका भी कंप्लीट मीनिंग नहीं है। गोल्ड का, क्या गोल्ड का, है ना? मैं किसी को कहूंगा कि गोल्ड का, तो क्या है ना सर, क्या गोल्ड का? तो इसका मतलब क्या है? ये इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है तो फ्रेज है। फ्रेज है। हाँ, इसमें सब्जेक्ट होता तो ये बन जाता क्लॉज। अब जैसे क्लॉज। देखो इसमें, ही, इसी को मैंने फ्रेज बनाया, क्लॉज बनाया। ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, तो आप बस इस पार्ट को देखो, विच इज मेड ऑफ गोल्ड। तो ये है तो एक सेंटेंस का पार्ट, ये जो पूरा सेंटेंस है उसका पार्ट है, लेकिन इसमें विच जो है सब्जेक्ट है, और इज हेल्पिंग वर्ब है, मेड वर्ब है। तो इसमें तो सब्जेक्ट वर्ब सारा है, ऑब्जेक्ट भी है ऑफ गोल्ड, है ना? लेकिन फिर भी एक सेंटेंस का पार्ट है। तो ऐसा सेंटेंस जो एक सेंटेंस का पार्ट है और उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है, उसे हम क्लॉज कहते हैं, ठीक है? अभी क्लॉज के एक दो एग्जाम्पल और देता हूं, इसको नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। सर, एक बात पूछूं? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ये सर, ये बैच कितना बजे से स्टार्ट है? ये ना एक्चुअली 10 बजे से होता है, लेकिन अभी थोड़ा हाँ। इलेक्शन ड्यूटी की वजह से ना मैं लेट हाँ। पहुंचता हूँ। तो ठीक ठीक। जैसे ही ये 25 तारीख का दिल्ली इलेक्शन ओवर हो जाएगा ना, तो हाँ। फिर वही, अब उसके बाद तो मैं 7 साढ़े 6 बजे तक घर आ जाऊँगा। तो फिर प्रॉपर 10 बजे से जो है ना स्टार्ट कर हाँ। देंगे, ठीक है ना? 10 बजे पच्चीस ठीक है, नहीं पच्चीस तो तारीख ज़्यादा तक। रात। नहीं नहीं, 10 बजे से स्टार्ट कर देंगे, हाँ हाँ। ठीक है ना? कोशिश करेंगे 9:30 से ही कर दें, लेकिन हाँ। 9:30 से कर देंगे तो बहुत लोगों को दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, नहीं नहीं, 10 बजे ठीक है, 10 बजे हाँ, बराबर है। तो 10 से 11:30 तक। हाँ, तो इसीलिए ना, और बस 25 तक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, उसके बाद फिर हाँ टाइम ठीक से है, करेंगे। वो तो टेम्पोररी है। हाँ, ठीक ठीक ठीक। चलिए, तो आगे करते हैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा, पीपल, पीपल हु पे, पीपल हु पे दियर डेट्स, दियर, DEBTS, इसको डेट पढ़ते हैं, उधार। डेट्स आर ट्रस्टेड, उन पे विश्वास किया जा सकता है, ट्रस्टेड, ठीक है? वी कैन नॉट, वी कैन नॉट स्टार्ट while, while it is raining, it is raining, ठीक है? जैसे मैंने कहा, आई थिंक
I think that you have made a mistake. फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस. अब आप इसमें देखो यहां से यहां तक, हु पे दियर डेट्स, हु पे दियर डेट्स, जो अपना उधार चुका देते हैं. ये इस सेंटेंस का पार्ट है. एक्चुअल में यहाँ पे मुझे कॉमा लगाना चाहिए. एग्जाम में ना यदि आपको देगा तो कॉमा लगा के नहीं देगा. यहाँ सॉरी, यहाँ ये नहीं. आप इसको ना काट दो, इस सेंटेंस को काट दो. अब पढ़ो, पीपल आर ट्रस्टेड, लोगों पे भरोसा किया जा सकता है ना. तो ये सेंटेंस भी यदि आप काट दोगे इस पार्ट को तो इनकम्प्लीट है. कंप्लीट मीनिंग नहीं, किन लोगों पे भरोसा किया जा सकता है. ठीक है. और यदि बस आप इतना पार्ट पढ़ो, हु पे दियर डेट्स, जो अपना उधार चुका देते हैं, तो क्या उन पे भरोसा किया जा सकता है. दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. तो ये जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, लेकिन इसका सब्जेक्ट भी है, देखो पे इसका वर्ब भी है, दियर डेट्स ऑब्जेक्ट भी है. तो ये क्या हो गया, क्लॉज हो गया. ठीक है. आप यदि एग्जाम में इस तरह से आ जाए तो आप देखना जिसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा वो फ्रेज है, अदरवाइज क्लॉज है. जैसे मैं आपसे कहूं वाइल इट इज रेनिंग, यहां देखो वाइल इट इज रेनिंग. ठीक है. तो ये इस मेन सब्जेक्ट का पार्ट, मेन सेंटेंस का पार्ट है. वी कैन नॉट स्टार्ट, हम स्टार्ट नहीं कर सकते जब बरसात हो रही है. ठीक है ना. तो वाइल इट इज रेनिंग इज अ क्लॉज, क्योंकि इसका सब्जेक्ट है. देखो इट इज हेल्पिंग वर्ब है और रेनिंग मेन वर्ब है. राइट. ऐसे ही यू हैव मेड अ मिस्टेक, ये देखो इस सेंटेंस का पार्ट है जो दैट कनेक्ट कर रहा है इस सेंटेंस को. आई थिंक, इसका भी सब्जेक्ट वर्ब है, इसका भी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है. तो एक्चुअली में आई थिंक भी क्लॉज है और ये भी क्लॉज है. यदि मैं कहूं पीपल आर ट्रस्टेड तो वो भी क्लॉज है अपने आप में, है ना, क्योंकि वो भी तो एक सेंटेंस है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है. तो इस तरह से सेंटेंस में क्लॉज और फ्रेज होता है. ठीक है. अभी तक ये क्लॉज फ्रेज नहीं आया है. ठीक है. लेकिन चूंकि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने के लिए देता है, आपने देखा हुआ क्वेश्चन 19 में आया, 19 के री एग्जाम में आया, 20 में आया, 21 में आया, है ना. 22 वाले में नहीं आया है पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना. ठीक है. तो उस केस में ये हमें हेल्प करता है. प्लस जब हम लोग PQRS करेंगे तो वहां भी ये हमें हेल्प करेगा. ठीक है. बस इससे ज़्यादा इसके बारे में जानने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. इतना नोट कर लीजिए, ये मोर देन सफिशिएंट है. सर क्लोज तो हम्म. types of है ना. क्या है. क्लोज जो है, जो सबऑर्डिनेट क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज, हाँ 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 हाँ. थोड़ा यूजेस दिखाने से. देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज ये पहचानने के लिए नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है और प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है. डोंट वरी, ये नोट कर लो सब, मैं बता देता हूँ अभी आपको ये कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है और प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है. हो गया नोट, नोट हो गया. ठीक है.
देखिए, तो जैसे क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट और मेन क्लॉज का क्या मीनिंग होता है? जैसे सबऑर्डिनेट है, ठीक है ना, उसका मीनिंग होता है सहायक, है ना। तो इसका मतलब जो एक सेंटेंस में यदि दो पार्ट हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको पहला सेंटेंस दिया था, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इफ इट रेन्स, मान लो मैंने ये दिया एक सेंटेंस, इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू, व्हाट शैल वी डू। अब इस सेंटेंस में यदि आप देखेंगे तो दो पार्ट है, एक ये और एक ये, और दोनों क्लॉज है। इफ इट रेन्स, देखो इसका सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ये क्लॉज है। व्हाट शैल वी डू, ये भी क्लॉज है, ठीक है ना। लेकिन इस वाले में एक मेन क्लॉज है, एक मेन क्लॉज, या उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है ना। मेन क्लॉज भी कह सकते हैं या उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। तो जब आप क्लॉज कहते हैं, क्लॉज, तो एक होगा मेन क्लॉज या उसी को हम कहते हैं मुख्य क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। मुख्य ये वाला होता है प्रिंसिपल। देखो प्रिंसिपल का ना दो स्पेलिंग होता है, PRINCIPAL प्रिंसिपल, और एक PRINCIPLE प्रिंसिपल। कई बार एग्जाम में ये भरने को आ जाता है, आया हुआ है। तो एक का मीनिंग तो होता है सिद्धांत, रूल, और एक का मीनिंग होता है प्रधान, मुख्य अध्यापक। तो रूल जो होता है वो RULE रूल होता है ना। तो जिसमें LE लगा हुआ है इसका मतलब उसका मीनिंग है रूल। तो इस वाले प्रिंसिपल का मीनिंग होता है रूल, और इस वाले प्रिंसिपल का मीनिंग होता है, अपने आप समझ जाएंगे कि मुख्य अध्यापक, ठीक है ना। ये भरने को आता है एग्जाम में। खैर, तो मुख्य प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। या तो आप मेन या प्रिंसिपल क्लॉज कह दीजिए, या दूसरे को आप कहिए या इसका एक और नाम कह सकते हैं, वो उससे ज़्यादा क्लियर होता है चीज़ें। इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट, और ये है डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, या इसी को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट मीन्स होता है ना सहायक, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। अब जो ये वाला सेंटेंस मैंने ऊपर लिखा है, इसमें आपको क्या लगता है कौन सा मेन क्लॉज होना चाहिए? एक बार सोचो थोड़ा सा, कौन ऐसा मेन क्लॉज नहीं, आप सोचो कौन सा, कोई इसमें एक पार्ट है जो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, और एक ऐसा पार्ट है वो डिपेंड नहीं कर रहा किसी पे। थोड़ा दिमाग लगाइए, अपना अपना बोलना नहीं है। आप सोचिए इसमें से यार कौन सा जो है ना ऐसा पार्ट है जो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। देखिए, आप यहां से पढ़िए, इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती, वॉट, यदि होती है, वॉट शैल वी डू, तो हम क्या करेंगे, कब, जब वर्षा होगी, है ना। इसका मतलब जो है हम क्या करेंगे किस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है। इफ इट रेन्स पे डिपेंड करता है कि हम क्या करेंगे, वॉट शैल वी डू, है ना। तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है ना। ये इंडिपेंडेंट है, हमें ऐसा लग रहा है इफ इट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। लेकिन इसमें एक्चुअली क्या है ना, इस वाले सेंटेंस में एक्चुअली ये इफ जो लग गया, इसीलिए इसको हम कहते हैं कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल। और इसमें ये वाला पे जो है ना मेन क्लॉज हो जाता है, इसीलिए मेन या प्रिंसिपल क्लॉज हो जाता है, ठीक है। अभी मैं एक दूसरा क्लॉज और आपको बता रहा हूं, उसमें थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे सपोज करो मैं कहूं फॉर एग्जाम्पल, द मून वॉज ब्राइट, the moon was bright, the moon was
ब्राइट, ठीक है। अब इस वाले सेंटेंस में देखिए आप, और एक सेंटेंस में लिखता हूँ, सपोज करो वो एग्जाम्पल जैसे एक लें, दे वुड नॉट अलाउ दे वुड नॉट अलाउ them to fight अब इन दोनों में देखो, ये दोनों ही क्लॉज हैं, ये भी क्लॉज है, ये भी क्लॉज है। द मून वॉज ब्राइट, मून ब्राइट था तो क्या, मून ब्राइट था तो क्या, है ना। तो इसलिए इनकम्प्लीट सेंस है तो क्लॉज है। दे वुड नॉट अलाउ देम फाइट, वे उन लोगों को फाइट करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। क्यों नहीं अलाउ करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये किसी चीज पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन ये वाला द मून वॉज ब्राइट, मून तो ब्राइट होता है, मून ब्राइट था, तो इसमें ये किसी पर डिपेंड तो नहीं कर रहा। लेकिन हाँ ये है कि मून ब्राइट होता तो तुम क्या करते, द मून वॉज ब्राइट तो क्या, है ना। तो इसीलिए ये हो जाएगा मेन क्लॉज, ये हो जाएगा मेन क्लॉज, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज को पहचानते हैं। ये पहचानने के लिए आपको आई डोंट थिंक कि आएगा, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ मान लो ये किसी सेंटेंस में ये दोनों आ जाए, ये दोनों आ जाए एक साथ, तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और यदि सिंगल सिंगल आए तो उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। कभी इस तरह से पहचानने आ जाए तो आप ये भी पहचान सकते हो। जब दो क्लॉज एक साथ आ जाए तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यदि सिंगल सिंगल आ जाए तो सिंपल सेंटेंस, ठीक है। चलिए ये नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग मेन काम पे आते हैं। नाउन जो है, जहां से मेन अपना एग्जाम का शुरू होता है, उस पर आते हैं। वैसे क्लॉज बहुत तरह का होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है, नाउन क्लॉज होता है, ठीक है, प्रीपोजिशनल क्लॉज होता है, क्लॉज बहुत सारे हो सकते हैं। जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे तो उस टाइम मैं थोड़ा आपको एडवर्ब क्लॉज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जनरली जो आपका पहचानने के लिए आता है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो एडवर्ब होता है। और एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ पोजीशन, ये दोनों ना हमें जरूरत है इसकी, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करेंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग करेंगे एक इन्वर्जन नाम का एक टॉपिक है, इन्वर्जन, है ना। तो वहाँ से क्वेश्चन आता है आपको पहचानने के लिए, नाउन, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम एडवर्ब आता है पहचानने के लिए, क्योंकि एडवर्ब पहचानना टफ है, नाउन आदमी पहचान लेता है, एडवर्ब पहचानना टफ होता है। चलिए इसको इरेज करते हैं, अब आते हैं मेन पार्ट पे। तो हेडिंग दीजिए नाउन, नाउन। तो नाउन का डेफिनेशन हमें लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा सा लिख लेते हैं, नेमिंग वर्ड है ये, नेमिंग वर्ड्स। हम जो भी अपने चारों तरफ देख रहे हैं सब नाउन है, ठीक है। अब ये नाउन कितने पार्ट टाइप के हो सकते हैं ये भी एग्जाम में अपने नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपका फर्स्ट प्रोपर नाउन होता है, प्रोपर नाउन। और प्रोपर नाउन हमेशा हमेशा आप ये तो पता है कि किसी एक प्रॉपर इंसान का नाम होगा, किसी प्रॉपर जगह का नाम होगा, है ना। लेकिन ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखना होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, लेटर से स्टार्ट होता है। दूसरा प्रॉपर के बाद है आपका कॉमन नाउन, कॉमन। तो कॉमन नाउन जो है, जो सबके लिए कॉमन है, लाइक मैंने कहा राम, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। लेकिन मैंने कहा बॉय, ये प्रॉपर नाउन, लेकिन बॉय जो है वो कॉमन नाउन, वो सबके लिए, वो राम के लिए भी बॉय है, लक्ष्मण के लिए बॉय है, रावण के लिए बॉय है, सब बॉय है। थर्ड प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। इसके बाद आ जाओ आप मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से थोड़ी चीजें इंपॉर्टेंट है,
एक तो ये नेम ऑफ द मटेरियल है, ये किसी मटेरियल का नाम होता है, मटेरियल का नाम। अब मटेरियल क्या है? मटेरियल वो है जो आगे कहीं भी किसी भी चीज़ में यूज़ होता है, तो वो मटेरियल हो गया। जैसे राइस एक तरह का मटेरियल है, आप उससे खाना आप चावल बनाते हैं, है ना, फिर खाते हैं, ठीक है। जैसे वाटर, इसको भी हम यूज़ करते हैं, ये भी एक मटेरियल है। जैसे आयरन, ये भी एक मटेरियल है। स्टोन, ये भी एक मटेरियल है, ठीक है। तो ये सब मटेरियल नाउन है। लेकिन मटेरियल नाउन की एक क्या विशेषता है कि मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे गोल्ड, ये भी सिंगुलर होगा। सिल्वर, ये भी मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले इतना कॉपी करो, फिर आगे करते हैं। हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, जो मेन इंपॉर्टेंट है। ये क्या होते हैं? मटेरियल नाउन सिंगुलर होते हैं। क्यों सिंगुलर होते हैं? क्योंकि आप इसको काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल है। आप लिख लीजिए, मटेरियल नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता, अनकाउंटेबल है ना। इसका मतलब क्या? अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल। और यदि कोई चीज अनकाउंटेबल हो तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, सिंगुलर, है ना। ये उसमें आ जाता है, एरर में आ जाता है। ठीक है। अच्छा, यदि ये अनकाउंटेबल है तो इसके पीछे आप लोग हम जो है ना, जैसे ऐसे नहीं कह सकते द गोल्ड और सिल्वर नहीं बोल सकते। क्यों? जब ये काउंटेबल ही नहीं है तो आप ए एंड द से तो उसे काउंटेबल बनाते हैं, तो इसीलिए इसके साथ आर्टिकल नहीं लग सकता, इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। लिख लीजिए, इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो 3 हो गए, प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, मटेरियल नाउन। नेक्स्ट आइए, इरेज कर दूं क्या? कॉपी कर लिया है? यस सर। ठीक है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव, फोर्थ पे आ गए हम लोग, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या है? समूहवाचक। हिंदी से तो एकदम क्लियर पता चल जाता है, समूहवाचक मतलब ये एक ग्रुप का नाम है, नेम ऑफ ए ग्रुप, नेम ऑफ ए ग्रुप। चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, यह एक समूह का नाम होता है। और यदि ये ग्रुप का नाम है, इसका मतलब ये हमेशा कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि नाम है तो सिंगुलर होता है हमेशा, ऑलवेज सिंगुलर। लिख लो, हमेशा सिंगुलर होता है। क्योंकि एक ग्रुप का नाम है तो हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है।
प्लूरल नहीं हो सकता कभी भी, आप इसको प्लूरल बना नहीं सकते, ठीक है। अब वो कैसे, तो उसको भी करते हैं। हो गया, इसको नोट कर लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, हम लोग बोले अ ग्रुप ऑफ सेलर्स। एक ग्रुप ऑफ सेलर्स को हम क्या कहते हैं, इनका एक नाम है। जब बहुत सारे सेलर्स एक साथ जमा हो जाएं तो उसको हम कहते हैं क्रू मेंबर, ठीक है। तो इसको क्रूज नहीं कह सकते, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, तो उसको हम क्या कहते हैं, या तो उसको हम मॉब कह सकते हैं, मॉब, या फिर उसको हम क्राउड कह सकते हैं, क्राउड। तो ये उसका कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है ना। थर्ड, जैसे मैं आपसे कहूँ जैसे ए ग्रुप ऑफ शिप्स, जैसे बहुत सारे शिप्स जो है ना एक साथ जाएं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, या बहुत सारे कार एक साथ जाएं, रैली है ना, मोटर बाइक एक साथ जाएं, तो इन सबको हम कहते हैं कन्वॉय, इन सबको हम कहते हैं कॉनवॉय, ठीक है। तो ये जो मैं इधर की तरफ लिख रहा हूँ एरो की तरफ, ये सब लिख रहा हूँ मैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। फोर्थ, जैसे मैं आपसे कहूँ एक ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो एक ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या कहते हैं, या तो उसको हम बहुत सारे स्टार एक साथ मिलता है तो क्या कहते हैं उसको, हिंदी में याद होगा, नक्षत्र, कॉन्स्टलेशन, जैसे सप्तऋषि वगैरह, ठीक है। या बहुत सारे तारों को मिला के गैलेक्सी भी बनता है, आकाश गंगा जिसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं उसी को गैलेक्सी ए होना चाहिए, गैलेक्सी, ठीक है। या फिर क्लस्टर भी बोल सकते हैं हम इसको, क्लस्टर, ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा, ये जो एक ग्रुप ऑफ शिप्स है, उसको एक ग्रुप ऑफ शिप्स को, बस ओनली अ ग्रुप ऑफ शिप्स को हम जो है फ्लीट भी बोलते हैं, फ्लीट। तो इन सब के साथ ना हम लोग क्या कहते हैं, जो ये है ये हमेशा सिंगुलर होगा, जो कलेक्टिव नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसके साथ हम लोग ए लगा सकते हैं, जैसे ए फ्लीट, एन आर्मी, अ क्राउड, ए मॉब, ठीक है। ये हम ए लगा सकते हैं इन सब के साथ, ए मॉब, अ कन्वॉय, कॉन्स्टलेशन, अ गैलेक्सी, ए क्लस्टर, है ना, क्योंकि ये हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। हाँ, अनकाउंटेबल होते तो ए नहीं लगा सकते थे, अनकाउंटेबल भी जो होता है वो सिंगुलर होता है, लेकिन उसके साथ आप ए नहीं लगा सकते। अनकाउंटेबल और सिंगुलर में डिफरेंस है, सिंगुलर मतलब एक है, काउंट कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल मतलब जिसको काउंट नहीं किया जा सकता तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। हो गया, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। ये तो याद कर लेना, ये आता है, ये एरर में आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा, कहीं भी आ जाएगा। तो आप नंबर अपने हिसाब से डालते जाना, जो भी नंबर था। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हर्ड, ए ग्रुप ऑफ कैटल को हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं अ हर्ड ऑफ कैटल, HERD,
आर होना चाहिए, ए नहीं, HERD, HERD, हर्ड ऑफ, ए हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं के समूह को हम कहते हैं हर्ड, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने कहा, अब ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन को क्या कहते हैं हम लोग? अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। अच्छा, एक बात याद रखना, ऑफ के बाद ना हमेशा प्लुरल लगाते हैं, हमेशा ऑफ के बाद प्लुरल होता है। तो आप कहोगे सर कैटल्स क्यों नहीं किया? क्योंकि कैटल ना अनकाउंटेबल है, इसके साथ SES नहीं लगाते हैं, ठीक है। लेकिन म्यूजिशियन जो है ना, इसके साथ लगाएंगे, ये काउंटेबल है। म्यूजिशियंस, अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। तो एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन का जो काउंटेबल कलेक्टिव नाउन है वो है बैंड, उसको हम बैंड कहते हैं। अब बैंड, ए बैंड, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन को हम ए बैंड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ ग्रेप्स को क्या कहते हैं? एक ग्रुप ऑफ ग्रेप्स को हम कहते हैं ए बंच, BUNCH, ए बंच, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ स्टिक को क्या कहते हैं? स्टिक, STICKS, स्टिक्स, ठीक है। यदि हम बहुत सारी लकड़ियों को एक साथ बांध दें तो गठरे को हिंदी में तो गठरा कहते हैं, इंग्लिश में उसी को हम कहते हैं बंडल, तो ये बंडल बोलेंगे। ऐसे ही बहुत सारे, जैसे ये यात्री, जो तीर्थ यात्री हैं, वो एक साथ कहीं जा रहे हों, है ना, ए ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्री को कहते हैं पिलग्रिम्स, या फिर ट्रैवलर्स, तो उनको हम क्या कहते हैं? तो ऐसे ग्रुप को जब बहुत सारे यात्री या बहुत लोग एक साथ लाइन लगा के जा रहे हों तो उसको हम कहते हैं कैरेवान, CARAVAN, कैरेवान, ठीक है। बहुत सारे सिंगर एक साथ गा रहे हों, अ ग्रुप ऑफ सिंगर, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, तो उसको हम कहते हैं कॉयर, CHOIR, कॉयर, ठीक है। नोट कर लीजिए इतना। नोट कर लिया? इरेज कर रहा हूं मैं इसको, चलिए। सर इन सिंगर की स्पेलिंग क्या है? किसकी? अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, SINGERS, क्या? ये CS है आगे, ये मैं एक बार ढंग से लिख देता हूँ, आपको ग्रुप ऑफ देखिए। सिंगर्स को क्या बोलते हैं, इसकी स्पेलिंग? अच्छा, ये क्या लिखा है? कॉयर लिखा है, CHOIR, कॉयर। अच्छा, बहुत सारे नौकरों का झुंड हो, एक समूह हो, तो अ ग्रुप ऑफ सर्वेंट्स को क्या कहते हैं? सर्वेंट्स, ये एग्जाम में आया हुआ है ये भी। अ ग्रुप ऑफ सर्वेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो ग्रुप ऑफ सर्वेंट्स, या फिर जैसे हॉस्पिटल वगैरह में आप कहीं जाते हैं, या किसी बुजुर्ग के साथ एक उसका सेवा करने वाला होता है, उसको कहते हैं अटेंडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब राजधानी में कहीं जाते हो तो एक अटेंडेंट होता है, वो आपको लाके आपका बिस्तर देगा, पिलो देगा, है ना, तो उसे हम कहते हैं अटेंडेंट। हॉस्पिटल में मान लो कोई पेशेंट है, उसके साथ एक कौन रहता है? अटेंडेंट। तो बहुत सारे सर्वेंट या बहुत सारे अटेंडेंट के ग्रुप को हम लोग कहते हैं रेटिन्यू,
RETIN, retin, UE, retinue. ऐसे ही बहुत सारे रूल्स एक साथ हो, अ ग्रुप ऑफ लॉज या रूल्स, तो उसको हम कहते हैं कोड, अ कोड ऑफ कंडक्ट, कोड. ठीक है. अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप, ये पेन जो है ना अजीब चल रहा है आज. ए ग्रुप, रोशन इसका जो है ना निब को बदल दीजिए, ये ना चल नहीं रहा ढंग से. अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो लोगों के ग्रुप को हम लोग कमिटी भी बोलते हैं, COMMITTEE. मॉब भी बोल सकते हैं, यदि गुस्साए हुए लोगों की भीड़ हो तो मॉब कह सकते हैं, क्राउड कह सकते हैं, आयरेटेड मॉब कह सकते हैं, है ना. लेकिन जनरल कुछ डिस्कशन वगैरह चल रहा हो तो उसको कमिटी बोलते हैं. ठीक है. लेकिन यदि यही लोग मिलके कुछ धार्मिक चीज को डिस्कस करने लग जाएं, अ ग्रुप ऑफ पीपल, मैंने क्या कहा था आपको कि ऑफ के बाद हमेशा कोई भी चीज प्लुरल फॉर्म में आता है हमेशा, लेकिन जिसका प्लुरल होता ही नहीं है, अब पीपल का प्लुरल होता ही नहीं है तो जबरदस्ती नहीं करेंगे. अदरवाइज ऑफ के बाद हमेशा चीजें प्लुरल आता है, सर्वेंट्स, अटेंडेंट्स, लॉज, रूल्स. पीपल हमेशा जो है इसका प्लुरल फॉर्म होता नहीं है, इसको प्लुरल नहीं बना सकते, तो उसको फिर वैसे ही छोड़ देंगे. अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, डिस्कसिंग, अ ग्रुप ऑफ पीपल डिस्कसिंग रिलीजियस मैटर, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिलीजियस मैटर, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन. ठीक है. लेकिन एक ग्रुप ऑफ पीपल, यही अ ग्रुप ऑफ पीपल discussing something on internet या वेब, तो उसको क्या बोलते हैं, तब उसको बोलते हैं फोरम. नोट कर लीजिए. हो गया. ठीक है. देखिए, ऐसे ही यदि बहुत सारे मतलब मान लो हॉर्स पे जो सैनिक चलती हो, कैवलरी, इन्फेंट्री, ऐसा एक साथ जा रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रुप्स. तो ट्रुप, ठीक है ना. जैसे क्या बोलेंगे हम उसको, ए ट्रुप, TROOP, ट्रुप, अ ट्रुप ऑफ कैवलरी, अ ट्रुप ऑफ कैवलरी, सॉरी आर हो गई ओनली, कैवलरी. इन्फेंट्री,
इन्फेंट्री, ठीक है, या स्काउट्स, स्काउट्स तो उसको हम कहते हैं ट्रुप। ऐसे ही मान लीजिए आप कि जैसे आपने देखा होगा चींटियां ऐसे लाइन बना के जा रही होती हैं, तो ग्रुप ऑफ एंट्स हैं, तो एंट हो चाहे इंसेक्ट हो चाहे बीज हो मधुमक्खियां हो, ऐसा कोई भी छोटे इंसेक्ट हो तो उसके ग्रुप को हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसका जो कलेक्टिव नाउन होगा अ ग्रुप ऑफ एंट्स, या फिर आप सपोज करो अ ग्रुप ऑफ एंट्स कह लो या बीज कह लो, मक्खियाँ, फ्लाइज, तो उसको हम कहते हैं स्वाम। इस ग्रुप को हम कहते हैं स्वाम, SWARM, स्वाम, आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स को क्या कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ठीक है। या फिर आप सोचो शिप को, शिप, शीप, सिप नहीं शीप, या गीज, बगुले, गीज, तो इन सब के ग्रुप को हम कहते हैं फ्लॉक, झुंड, फ्लॉक, ठीक है। यदि बहुत सारे डकैत एक जगह पे हों या बहुत सारे लेबर एक जगह पे हों तो उसको क्या कहेंगे? अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स या फिर लेबर्स, ठीक है, लेबर्स, तो उनको हम कहते हैं ए गैंग, a gang of robbers, a gang of laborers, a gang of thief, ठीक है, नोट कर लीजिए। आप लोगों को लेट तो नहीं हो रहा ना, कहीं लेट हो रहा हो कि कल ड्यूटी है अभी नहीं कर सकते हैं क्लास, तो मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा, फिर कल जो टाइम हो है नेक्स्ट डे उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि कल ड्यूटी मिस हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, कल इसके आगे मतलब नेक्स्ट डे से आगे करेंगे, ठीक है, ओके। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट है, कुछ क्वेश्चन क्या हो। ए हर्ड ऑफ कैटल, जैसे जो पशु हैं उनके झुंड को हम हर्ड कहते हैं, हर्ड, HERD, हर्ड। और कोई डाउट, कुछ भी, कोई भी डाउट हो, मैथ का भी हो सकता है, कुछ भी डाउट आपने कुछ किया हो जो समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। सर मैथ का है। हाँ हाँ बोलिए। तो रेशियो का टेस्ट 1 था उसमें से। हाँ हाँ बोलिए, कौन सा क्वेश्चन था? बता रहे हैं। रेशियो का जो पहला वाला दिया था उस पे से? हाँ सर, फर्स्ट जी फर्स्ट। ठीक। एक तो क्वेश्चन नंबर 5 था सर। अच्छा रुकिए, मैं क्वेश्चन नंबर 5 निकालता हूँ, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 5 है और खर्च उनका जो है वो 10 नंबर पे 9 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना? कौन सा कह रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर? सर ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए और बी का मासिक आय 5:6, ये वाला, ठीक है। ऐसे वैसे एप्लीकेशन के क्वेश्चन अभी हम लोग और करेंगे अगले दिन, लेकिन चलिए कोई नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। ये क्या कहता है? ए और बी की मासिक आय, ए है और बी है, इन दोनों का जो मासिक आय है वो 5:6 है, ठीक है भाई। और उनका खर्च,
तो ये तो उनका इनकम हो गया। एक्सपेंडिचर खर्च कितना हो गया 3:4। ठीक है, यदि वे 1800, ये 1800 और ये 1600 रुपए की बचत करते हैं तो बी का मासिक आय कितना है, यही कह रहा है ना। देखो जी तो एक्चुअली में ये क्या है, यहां पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई रहा होगा आर एक्चुअल नंबर के लिए, याद है आपको, दोनों तरफ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्चुअल इनकम आएगा, आएगा ना। हम रेशियो में दोनों तरफ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करते हैं ना ताकि वो ओरिजिनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। जी सर, जी सर। तो 5:1 का इनकम, दूसरे का इनकम 6 ठीक है। यदि इसके इनकम में से मैं बचत को माइनस कर दूं, इसके इनकम में से भी बचत को माइनस कर दूं, तो किसका रेशियो आएगा, इनकम में से यदि बचत चला गया तो एक्सपेंडिचर आएगा जो कि 3/4 है। बोलो क्लियर। और यहां पे यदि कुछ मल्टीप्लाई भी आप करोगे एक्स एक्स और यहां पे एक्स एक्स रखोगे तो कट ही जाना है, तो मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं। लेकिन एक्चुअली में देखो यदि सोचा जाए तो यहां भी कुछ ना कुछ, मान लो कि ये इसका एक्सपेंडिचर 300 है तो इसका मतलब यहां 100 मल्टीप्लाई था, तो रेशियो में ये लिखते नहीं है। तो मैंने रेशियो के पहले क्लास में कहा था कि रेशियो के दोनों तरफ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होता है, वो हमें पता नहीं होता है तो हम एक्स ले लेते हैं। मैंने कहा था कि मैं जनरली आर ले लूंगा। ठीक है, ये बात अभी आपको समझ में आया क्या। हाँ सर, आ गया। अब इसको कर लीजिए तो आर का वैल्यू निकल आएगा और वो दोनों में पुट कर दीजिए। ठीक है सर, क्या इसमें जो 5/6 है, क्या इनमें से 5 में से 3 2 हो गया तो 2 बराबर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। देखो उसका रीजन क्या है, नहीं हाँ यहाँ तो सेम आ रहा है, 5 में से 3 नहीं, देखो देखो नहीं कर सकते। देखो हाँ ये 2 है और ये 2 है, ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों, ये भी एक रहता ना तो हम कर सकते थे, लेकिन ये अलग अलग है तो क्या होगा, इसमें 2 रेशियो का वैल्यू आ जाएगा 1800 तो एक आर का वैल्यू आ जाएगा 900, और इसमें 2 रेशियो का वैल्यू 1600 तो आर का वैल्यू कितना आ गया 800। अब आप दोनों जगह अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, इसीलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, यदि ये दोनों समान होता, हाँ समान होता, दोनों 1800 दोनों 1600 तो बिल्कुल कर सकते हैं फिर उस केस में। ठीक है, इसको एक शॉर्ट तरीका ये कर सकते हैं आप, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा इसी का शॉर्ट तरीका, इसको इससे गुणा कर दो, 5 चौके 20, इसको इससे गुना दो 6 3 18, दोनों का डिफरेंस 2 रेशियो, इसको इससे गुना कर दो 16 3 4800, इसको इससे गुना कर दो 18 चौके 7200, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो 0 0, 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 4 गया 2, तो 2 रेशियो 2400 के बराबर, तो 1 रेशियो 1200 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब बी का परपंसाठ वार्षिक 7200 रुपये है मासिक आय। यहां से भी करोगे तो वही आएगा, देखो इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, तो 20R प्लस 18 चौके 72 माइनस 7200, और इसको जब 3 से गुना करोगे 6 3 18R माइनस 16 3 4800 हो गया ना। अब जब ये इधर आएगा तो 20 में से 18 माइनस होगा और ये इधर आ जाएगा तो 72 में से 48 माइनस होगा। तो आप इसको इनकम, नीचे एक्सपेंडिचर और नीचे बचत वगैरह जो भी हो, तो इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, इसका डिफरेंस निकालो, इसको इससे गुना करो, इसका इससे गुना करो, डिफरेंस निकालो, दोनों का इक्वेट कर दो तो आर निकल आएगा आपका। क्लियर हुआ ये शॉर्ट आप यहाँ कर सकते। अरे 8 नंबर में जो सिक्के वाले थे इसमें तो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। मैं ये सिक्के वाले क्वेश्चन जो है ना, ये सिक्के वाले क्वेश्चन अभी तो करवाऊंगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को अभी रहने दीजिए, इसको ना 2-3 तरीके से, दो इसके वो होते वर्जन, तो दोनों में उस दिन आराम से समझाऊंगा, फिर करना है इस क्वेश्चन को। और ये सर 16 नंबर जो है इसमें भी ऐसे ही होगा। 16 नंबर कौन सा है, द रेशियो ऑफ, चलिए ये वाला बता देता हूं मैं आपको। देखिए सिक्के वाले उस दिन हम लोग करेंगे, ठीक है, डोंट वरी, उसका सारा पहलू बताऊंगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है ये, एक रेल की पहली श्रेणी व दूसरी श्रेणी, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, ठीक है, श्रेणी, किराए का अनुपात, यानी किराए का अनुपात क्या है 4:1, और जो टिकट बिका वो किस अनुपात में बिका, इसका 1 बिकता है तो इसका 40 बिकता है। अब हमने मान लिया ऐसे कि 1 टिकट यदि बिका है तो इससे कितना रुपए आया, 4 रुपए आया कि नहीं। 1 टिकट का दाम 4 रुपए और 1 बिका तो 4 एकम 4 रुपए आया, और 1 टिकट 1 रुपए का और
40 टिकट बिका तो 40 रुपए आया कि नहीं, बताओ मुझे। हेलो, ठीक है। हाँ सर। तो आगे क्या कह रहा है ये, इफ अ डे 1100 आर कलेक्टेड, देखो कितना रुपए कलेक्ट हो गया, 44 रुपए, है ना। लेकिन आपका क्वेश्चन कहता है नहीं 1100 रुपए कलेक्ट होना चाहिए, तो इसको 1100 बना लो, 1100 बटे 44 से गुना कर दो, 44 कट जाएगा, 1100 आ जाएगा। तो क्या कहता है, फर्स्ट क्लास का पैसेंजर कितना था, तो फर्स्ट क्लास का पैसेंजर जो है वो ये है 1, तो इस 1 में मल्टीप्लाई कर दो इस रेशियो को, ये हर जगह मल्टीप्लाई होगा, 1100 बटे 44, 11 एकम 11 00, 11 चौके 44, 4 से काटो 25, यानी 25 पैसेंजर थे उसमें, ठीक है। क्या कह रहा है, इसने कहा क्या है, द अमाउंट कलेक्टेड, सॉरी अमाउंट कलेक्टेड कह रहा है, तो किराया तो 4 है ना, तो 4 में गुना करो, पैसेंजर 25 थे, किराया आएगा 1100 बटे 44, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 एकम 11 00, 100 रुपये। आप सोचो ना, 25 आदमी और एक आदमी का 4 रुपए, तो 100 रुपये ही तो आएगा। क्लियर है? इस तक चलो नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया, फिर से समझाता हूँ, सुनिए। इसने क्या कहा, एक फर्स्ट क्लास है और एक सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास, इसका जो किराया है उसका, इसका 4 रुपए है एक टिकट का, और इसका एक टिकट का जो है वो 1 रुपए, ये किराए का रेशियो है। और नंबर ऑफ लोग जो टिकट बिक रहा है वो बिक रहा है 1:40, मतलब इसका यदि 1 बिकता है तो इसका 40 टिकट बिकता है। अभी बात समझ में आया? हाँ तो आप एक बात बताओ कि यार यदि इसका 1 टिकट बिका तो कितना रुपए आया, 4 रुपए, 4 और इसका 40 टिकट बिका तो कितना रुपए आया, 40 गुने 1 40 रुपए, तो टोटल कितने रुपए आ गए, 44। लेकिन क्वेश्चन कहता है नहीं 1100 आना चाहिए, तो इस 44 को 1100 कैसे बना सकते हो, 1100 को 44 से भाग दे दो, 11 कम 11 00, 11 चौके 44, 4 गुने 25, यानी यदि मैं यहाँ 25 से गुना कर दूं तो ये 1100 बन जाएगा। तो 25 हर जगह गुना होगा, यहाँ 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 यहाँ। उसने बोला कि जो फर्स्ट क्लास है उससे कितने पैसे आते हैं, तो इसमें 25 गुना कर दो तो आएगा 100 रुपये। यदि उसने पूछा होता सेकंड क्लास तो यहाँ गुना कर देते, उससे भी 100 ही रुपये आता। इसमें 25 गुणा करेंगे ना, हाँ 25 चौके 100, सॉरी 25 रुपये आएगा, सॉरी 25 आएगा, सॉरी ठीक है ना। हाँ ये समझ में आ गया। बाकी से ये तृतीय अनुपात, माध्य अनुपात, ये तो भी सवाल कराएंगे, ये तो मैंने आपको करवाया है, तो कर लेना अब उसके अकॉर्डिंग। ये सिक्के वाले अभी करवाऊंगा, ठीक है ना, उसके बाद आप उसको करना हो जाएगा, ठीक है। अगर बस यही इसमें सेम नहीं था ना, इस चैप्टर में नहीं आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं, इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें होती है कि वो डिस्कस अभी किया नहीं है रेशियो में, उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, लेकिन करेंगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, ठीक है ना। थैंक यू सर। सर ये जो हम हाँ बोलिए। देते हैं इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं या फिर उसका आंसर वगैरह बता देते हैं। इसका आंसर की जो है ना, हाँ ठीक है, इस बार से वही ये जो होमवर्क वगैरह देते हैं ना, उसका इस बार से जो अब अभी तक तो हम लोगों ने उसका आंसर की आपको नहीं दिया क्योंकि उसका बनाया नहीं, अब से इन क्वेश्चंस को आप कीजिए। इसका भी अपलोड कर देंगे वैसे हम लोग वो करके एक दिन सॉल्व करके, और अब जो क्वेश्चन देंगे ना, अब जो होमवर्क क्वेश्चन देंगे वो आंसर की के साथ देंगे, ठीक है ना, उसके नीचे उसका आंसर डाल देंगे ताकि आप लोग चेक कर लो कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। सर किस दिन कौन सी क्लासेस है, जैसे मैथ्स के किस दिन है, इंग्लिश के किस दिन है? देखिए क्लासेस जो है ना वो इस ऑर्डर में है कि मान लो एक दिन हमने मैथ किया तो फिर अगले दिन उसका इंग्लिश, तो अगले दिन इंग्लिश करते हैं, ठीक है, फिर अगले दिन मैथ करते हैं, फिर अगले दिन इंग्लिश करते हैं। अभी मैथ इंग्लिश कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा ये जब सिलेबस खिंच जाएगा फिर इसी में स्टार्ट कर देंगे हम लोग रीजनिंग भी, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट।